हेलो एवरीवन, एमकेपी एडुअप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सॉल्व कर रहे थे नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर और उसके अंदर जो 4 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बता दिए हैं, इस वीडियो के अंदर हम 4 क्वेश्चन और लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 चारों क्वेश्चन को हम डिटेल से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, है ना। आपके सामने 2 कथन हैं, एक तो कथन फर्स्ट है और दूसरा हमारा कथन सेकंड है ना। ये कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आजकल के पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं ना, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसका भी आपके पास में उसका अभ्यास होना चाहिए। ओके, तो आपको 2 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन है उसको एक बार देख लेते हैं। पहला कथन हमारा यह है कि परिकल्पित शून्य आबंध क्रम वाला एक द्विपरमाणुक अणु काफ़ी स्थायी होता है ना। और दूसरा कथन यह है, जैसे जैसे आबंध क्रम बढ़ता जाता है आबंध लंबाई बढ़ती जाती है। ओके, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उपयुक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए, है ना। अब आपके पास में 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प हमारा यह है कि कथन फर्स्ट सत्य है परंतु कथन सेकंड असत्य है। दूसरा विकल्प हमारा यह है, कथन फर्स्ट असत्य है परंतु कथन सेकंड सत्य है। तीसरे विकल्प के अंदर कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। और उसके बाद में फोर्थ विकल्प हमारा है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य है ना। मतलब कौन से कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में हमें आंसर देना है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जो 2 कथन दिए हुए हैं उसको हमें क्लियर करना है कि वो कथन सत्य है या वो कथन असत्य है। यदि हमें पता चल जाता है तो चारों विकल्प में से जो विकल्प हमें सही लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम पहले कथन के साथ में कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो परिकल्पित शून्य आबंध क्रम, है ना। आबंध क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर, है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल रख रहा हूँ, है ना। एक एग्जाम्पल तो ले रहा हूँ मैं H2, है ना। कौन से अणु की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे कौन से अणु की बात हो रही है, द्विपरमाणु, मतलब ऐसा अणु जिसके अंदर 2 परमाणु हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं H2। H2 के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, कितने बंध होते हैं, एक बंध होता है। ओके, उसके बाद में हमारा O2 लेते हैं। O2 के अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं, है ना, 2 बंध होते हैं। और उसके बाद मैं लेता हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं ना, 3 बंध होते हैं। ओके, तो ये जो बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं वही उसका क्या है, आबंध क्रम। आबंध क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यदि बॉन्ड 1 बन रहा है तो उसका आबंध क्रम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध बन रहे हैं, उसका मतलब उसका आबंध क्रम कितना होगा, 2 होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो ये हमारा उसका आबंध क्रम कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब ये होगा कि द्विपरमाणु अणु के अंदर परमाणु के बीच में जितने बॉन्ड बनेंगे उतना ही उसका क्या होगा, आबंध क्रम। और जितना आबंध क्रम ज़्यादा होगा उस अणु की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिकल्पित शून्य आबंध क्रम, मतलब यहाँ पे आबंध क्रम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, है ना। 0 आबंध क्रम वाला एक द्विपरमाणु अणु, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिसका आबंध क्रम यदि 0 होता है तो उस अणु का अस्तित्व ही होता नहीं है, वो अणु नहीं पाया जाता है जिसका आबंध क्रम 0 होता है ना। मतलब वो अणु बनता ही नहीं है। क्लियर। तो जब अणु बनता ही नहीं है तो फिर वो अणु काफ़ी अस्थायी होता है क्या, नहीं होता है, वो अणु उसका अस्तित्व होता नहीं है। मतलब ये उल्टी बात कह रहा, मतलब ये कथन हमारा क्या है, गलत है ना, असत्य है। असत्य क्यों हुआ कि ये 0 आबंध क्रम, 0 आबंध क्रम वाला जो द्विपरमाणुक होता है उसका अस्तित्व होता ही नहीं है। और जब अस्तित्व ही नहीं होता है तो उसके अस्तित्व की बात तो होती ही नहीं है। ओके, और वैसे भी जिसका आबंध क्रम ज़्यादा होता है उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है ना। जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर 1 आबंध क्रम है, ऑक्सीजन के अंदर आबंध क्रम कितना है, 2।
नाइट्रोजन के अंदर आबंध क्रम कितना है 3, तो नाइट्रोजन का आबंध क्रम ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन का स्थायित्व ऑक्सीजन से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन का स्थायित्व हाइड्रोजन से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, चलिए, तो ये हमारा कथन, पहला हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ओके, कथन फर्स्ट हमारा असत्य है, क्लियर हो गया। ओके, अब हम बढ़ रहे हैं कथन सेकंड के अंदर। जैसे जैसे आबंध क्रम बढ़ता है, आबंध लंबाई बढ़ती जाती है ना। आबंध क्रम हमारा बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है। ओके, तो आबंध क्रम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आबंध लंबाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो बढ़ती है या घटती है उसको चेक करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जैसे जैसे आबंध क्रम हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसके अंदर एक आबंध क्रम है तो एक बॉन्ड बन रहा है, इसके अंदर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2, तो 2 बॉन्ड बनने से जो बंध लंबाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। और जैसे यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में यदि 3 आबंध क्रम हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बंध लंबाई है वो और कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आबंध क्रम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बंध लंबाई क्या होती है, कम होती जाती है और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो आबंध लंबाई यहाँ पर कम होती है ना, बढ़ती नहीं है। मतलब ये भी हमारा जो कथन है वो क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों हमारे क्या हैं, असत्य है। तो दोनों असत्य वाला विकल्प कौन सा है हमारा, तो वो विकल्प हमारा मिलेगा डी, है ना, जिसमें कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों हमारे क्या हैं, असत्य हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संकुल यौगिकों में, ये हमारे सभी संकुल यौगिक हैं ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, संकुल यौगिकों में से किस संकुल यौगिक के विलयन में न्यूनतम चालकता होगी। अब ये जो संकुल जो आपके सामने आपको दिख रहे हैं, उन संकुल के यदि हम विलयन बनाते हैं तो उन सभी विलयनों में से कौन से विलयन की चालकता न्यूनतम होगी, है ना, सबसे कम होगी, उसका आंसर आपको देना है। तो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा चालकता, कि उनके जो विलयन बनेंगे उनकी चालकता क्यों होती है ना। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि किसी भी यौगिक को, चाहे वो संकुल यौगिक हो या कोई नॉर्मल यौगिक हो, किसी भी यौगिक का यदि हम विलयन बनाते हैं तो उसकी चालकता उसके अंदर जो आयन्स होते हैं उनके द्वारा होती है। तो जिस यौगिक के अंदर आयन ज़्यादा बनेंगे तो उसकी चालकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस यौगिक में आयन कम बनेंगे उसकी चालकता क्या होगी, कम होगी, है ना। तो अब इन चारों यौगिकों को हम जो उसके विलयन है उसके अंदर हमें ये चेक करना है कि किस में आयन कम बनेंगे और किस में आयन ज़्यादा बनेंगे। जिसमें आयन ज़्यादा बनेंगे उसकी चालकता ज़्यादा, जिसमें आयन कम बनेंगे उसकी चालकता कम। ओके, तो चेक करते हैं कि किस में कितने आयन बनते हैं। ओके, पहले वाले विकल्प के अंदर हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 6Cl3, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स वाले जो अंदर जो हैं, जो भी लिगेंड होते हैं वो कभी बाहर निकलते नहीं हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स के रूप में ही एक आयन बनता है। ओके, तो एक आयन तो बनेगा ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स, और दूसरे हमारे बनेंगे Cl3, मतलब 3 Cl बनेंगे। तो टोटल आयन कितने बनेंगे इसके अंदर, 4 आयन बनेंगे। कितने आयन बनेंगे, 4 आयन बनेंगे। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड विकल्प के अंदर कितने आयन बनेंगे, तो एक तो हमारा ये बनेगा कॉम्प्लेक्स का एक आयन और दूसरा हमारा बनेगा एक Cl का। ओके, तो 2 आयन बनेंगे इसके अंदर। ओके, थर्ड वाले के अंदर कितने आयन बनेंगे, तो थर्ड वाले के अंदर हमारे एक तो आयन ये बनेगा और दूसरे 2 Cl, 1 और 2 कितने हो गए, 3 आयन बनेंगे। ओके, और फोर्थ वाले के अंदर बाहर तो कोई है ही नहीं Cl, तो ये पूरा का पूरा केवल एक ही आयन बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि संकुल यौगिक के अंदर ये जो 4 विकल्प हैं, चारों में से किस में आयन कम बन रहे हैं, तो फोर्थ वाले डी के अंदर आयन सबसे कम बन रहे हैं। सबसे कम इसमें आयन बनते हैं, इसलिए उसकी चालकता क्या होगी, सबसे कम होगी। और सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होगी, तो जिसमें 4 आयन बन रहे हैं, ए वाले की चालकता सबसे ज़्यादा होगी और डी वाले की चालकता सबसे कम होगी, है ना, न्यूनतम होगी। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है ना। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ओके, निम्नलिखित जलीय विलयनों में, मतलब यहाँ पर भी जलीय विलयन की बात हो रही है, किसके, ये जो यौगिक हैं उनके, है ना। निम्नलिखित जलीय विलयन में से किसका उच्चतम क्वथनांक होगा, मतलब इन सभी में से किन किन का क्वथनांक है वो सबसे ज़्यादा होगा, किसका सबसे ज़्यादा होगा उसी का नाम बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं ना, तो चारों में से किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा ये हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले चारों के कॉन्सेंट्रेशन को हम चेक कर लेते हैं। चारों के कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, 0.01 0.0, ये समथिंग ही है ना, लगभग ये भी 0.01 0.01, मतलब चारों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, सेम ही है ना। अब हम बात करते हैं कि चारों जो यौगिक हैं वो कौन कौन से हैं, उसके अंदर कितने कितने आयन जो बनते हैं उस विलयन के अंदर, वो हमें चेक करना है। क्यों चेक करना है, क्योंकि ये हमारे ये जो विलयन हैं उनके जो गुणधर्म है वो उस विलयन के अंदर जो नंबर ऑफ कण है ना, जो नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कणों की संख्या के ऊपर डिपेंड करने वाले गुणधर्म को हम कहते हैं अणुसंख्या गुणधर्म। तो विलयन वाले चैप्टर के अंदर हमने 4 प्रकार के जो अणुसंख्या जो गुणधर्म होते हैं, उसमें पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हमारा होता है हिमांक में अवनमन, और चौथा होता है परासरण दाब। ये जो 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो उस विलयन के अंदर जितने कण उपस्थित होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने कण उसके अंदर उपस्थित हैं उसके ऊपर उसके गुणधर्म डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे उसके अंदर कौन से गुणधर्म की बात हो रही है, तो क्वथनांक है ना, मतलब क्वथनांक में उन्नयन है ना। कौन से गुणधर्म की बात हो रही है, क्वथनांक में उन्नयन, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, कणों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका क्वथनांक क्या होगा, उन्नयन। उन्नयन मतलब बढ़ना, उच्चतम होगा, ज़्यादा होगा। मतलब हमें ये चेक करना है कि इन चारों में से कौन से विलयन के अंदर कणों की संख्या ज़्यादा है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जब इसका विलयन बनाते हैं Na2SO4, तो Na2SO4 के अंदर 2 तो सोडियम बनेंगे है ना, Na+ और 1 बनेगा SO4 2-, मतलब कितने कण बनेंगे इसके अंदर, 3 कण बनेंगे। ओके, क्लियर हो गया। दूसरे वाले के अंदर हमारा कौन है, ग्लूकोज, C6H12O6, तो उसके अंदर ग्लूकोज जो होता है वो उस अपने आयनों में विभाजित होता नहीं है, तो उसका एक ही कण बनेगा, वो अलग अलग आयनों के अंदर विभाजित होता नहीं है, तो ग्लूकोज का एक ही पार्टिकल मतलब एक ही कण बनेगा। उसी प्रकार हमारा यूरिया, तो यूरिया भी जलीय विलयन के अंदर वो विभाजित होता नहीं है, एक ही कण बनेगा। ओके, और KNO3 के अंदर कितने कण बनेंगे, तो एक तो बनेगा K+ और दूसरा बनेगा NO3-। ओके, तो यहाँ पे कितने कण बनेंगे, 2 कण बनेंगे। तो अभी मैंने बताया था जिसमें कण जितने ज़्यादा बनेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ही उसका क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, उच्चतम। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे विकल्प जो ए है उसके अंदर जो Na2SO4 के अंदर कितने पार्टिकल बन रहे हैं, 3 पार्टिकल, इसलिए उसका क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों, है ना, आपके सामने 3 यौगिक दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं, एक तो लिखा हुआ है KO2 है ना, एक तो ये है, दूसरा हमारा है H2O2। ओके, तीसरा हमारा कौन सा है H2SO4 है ना। पर विचार कीजिए, इन तीनों जो यौगिक हैं उसके ऊपर आपको विचार करना है, और विचार करने के बाद में आपको क्या आंसर देना है, तो इनमें रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः हैं। जैसे KO2 के अंदर हमारा रेखांकित कौन है, K है। ओके, उसके अंदर H2O2 के अंदर रेखांकित कौन है, ऑक्सीजन। H2SO4 में कौन है, सल्फर। तो ये जो 3 जो तत्व हैं उन रेखांकित तत्वों की क्या बतानी है आपको, ऑक्सीकरण अवस्थाएं बतानी हैं, है ना। तो तीनों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होगी वो हमें निकालनी है। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, है ना, कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है
KO2 है ना। अब ये K एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल के कौन से वर्ग का है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो K हमारा है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का है ना। फर्स्ट ग्रुप तो फर्स्ट वर्ग के जो तत्व हैं वो हमारे कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो +1 है ना। ये हमारा K जो है वो +1 के रूप में है। तो क्या यहाँ पर O2 है वो -1 के रूप में है, यस, यहाँ पे O2 है वो -1 के रूप, दोनों O2 के ऊपर -1 है ना, और यहाँ पे K के ऊपर +1 है। इसका मतलब O2 के ऊपर जब -1 होता है तो उसका एक नाम है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो इस फॉर्मूले का नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है ना। इसमें 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 माइनस है, मतलब 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितने माइनस हैं, आधा माइनस है ना। तो दोनों आधा आधा मिला करके -1 और ये +1। ओके, इस तरह से ये फॉर्मूला बन रहा है जिसमें पोटेशियम की ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण जो अवस्था है वो हमारी कितनी है, +1। चलो तो इसकी तो फाइनल होगी +1। ओके, अब सेकेंड वाले की बात करते हैं हम, H2O2 है ना। H2O2 के अंदर आप देखिए जो हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो +1 के रूप में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन +1 के रूप में है तो 2 हाइड्रोजन किस में होंगे, +2 के रूप में। ओके, जब यहाँ +2 है तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, -2 होगा। जब दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितने माइनस होंगे, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर होगा हमारा -1, एक ही -1 होगा। 2 के ऊपर 2 माइनस, एक के ऊपर 1 माइनस। जब एक ऑक्सीजन के ऊपर 1 माइनस होता है तो उसका भी एक नाम होता है, उसका नाम होता है पर ऑक्साइड है ना। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके, H2O2 क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं H2SO4 है ना। अब H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, वो आप सभी को पता ही है। तो इसके अंदर हम निकालते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन अवस्था निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, हमारा सल्फर का। ओके, तो सल्फर का निकालते हुए पहले तो H2 का कितना हो जाएगा, +2। ओके, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है वो -2 के रूप में है। जब एक ऑक्सीजन -2 के रूप में है तो 4 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, -8 है ना। तो सभी 4 ऑक्सीजन के मिला के हो गया -8। तो -8 में +2 तो चला गया है ना, +2 किसका, हाइड्रोजन का चला गया। तो कितने प्लस बचे, +6। तो इस सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर हमारी हो जाएगी +6। तो हमें 3 ऑक्सीडेशन नंबर मिली। पोटेशियम की तो हमारी मिली +1, ऑक्सीजन यहाँ पर H2O2 के अंदर ऑक्सीजन की जो हमारी मिली वो -1, और जो यहाँ पर सल्फर की जो मिली वो हमारी क्या मिली, +6। ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा विकल्प सी के अंदर। ओके, +1, -1 और +6, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 क्वेश्चन। ओके, आगे के क्वेश्चन भी हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कोई समस्या हो, आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।